हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। जैसे कि आप जानते हो, मैं हूं दिव्या, आपकी साइंस एजुकेटर, और हम कर रहे हैं टर्म 2 का प्रिपरेशन। तो आपको पता है हम क्लास 10th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स टर्म 2 के कर चुके हैं। तो आज इस सेशन के अंदर हम लास्ट चैप्टर टर्म 2 का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 7, और चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली हम जो ये सेशंस कर रहे हैं, इसके अंदर हम आपको डबल बेनिफिट करा रहे हैं। एक तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं और साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जा रहे हैं। तो हुआ ना डबल बेनिफिट कि आपको ये भी पता लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का आ सकता है और आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, और कॉन्सेप्ट का पूरा क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। अब आपको ये तो पता ही है ना, ऑलमोस्ट सब बच्चे मेरे ख्याल ये बुक्स ले चुके हैं। अरिहंत की ये टर्म 2 की प्रिपरेशन की बुक मार्केट में आ चुकी है। इस बुक के अंदर स्पेशली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने ये बुक नहीं ली है, इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज आपको थियोरेटिकल पोर्शन, मेन पॉइंट सारे कवर्ड है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन भी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। और हर चैप्टर के एंड में एक चैप्टर टेस्ट भी दिया गया है, ताकि आप देख पाओ कि आपको मतलब सब रिवीजन करने के बाद आप कहाँ स्टैंड करते हो। और सारे क्वेश्चंस एज पर सीबीएसई फॉर्मेट है, मतलब रीजन असर्शन भी मिलेंगे, केस स्टडी भी मिलेगा। तो पूरा आप कह सकते हो ये बुक एक प्रॉपर बुक है आपकी, और एक परफेक्ट बुक है आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एन इकोसिस्टम। हमें इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक तो हमें इकोसिस्टम को डिफाइन करना है और एक डायग्राम बनाकर ना कैसे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो रहता है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो इसको लिखोगे कैसे? It is defined as a structural and functional unit of biosphere. ये structural और functional unit है biosphere का। It is stable ecological unit where continuous input of energy and circulation of matter occurs. तो ये structural और functional unit है biosphere का, और ये जो है एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस फ्लो भी हो रहा है और कॉन्टिन्यूस इनपुट भी हो रहा है। किस चीज का? एनर्जी का और मैटर का सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ब्लॉक डायग्राम बनाकर एनर्जी कैसे फ्लो होती है, जैसे कि अभी हमने कहा कि इनपुट एनर्जी का और कॉन्टिन्यूस इनपुट एनर्जी का और सर्कुलेशन मैटर दोनों हो रहा है, तो आप कैसे बताओगे? आपको पता है सबसे पहला सनलाइट है। सनलाइट जब फॉल करती है तो ग्रीन प्लांट्स पे, तो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं, वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, और फिर इसलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के लेवल पे हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, जिनमें क्लोरोफिल होता है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स है उन पे डायरेक्टली फीड करते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स डायरेक्टली उन पे फीड करते हैं, जो कि ग्रास ईटर्स होते हैं। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स, जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं। और फिर कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स, जिसके अंदर आपके पास हायर ऑर्गेनिज्म या फिर डिकम्पोजर्स भी आ जाते हैं। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो देखो, सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूसर्स में आई, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गई, और कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में गई। तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाकर आप एनर्जी का फ्लो दिखाओगे। सो आई होप यू गॉट इट कि इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, और किस तरीके से इनके क्या क्या लेवल्स है और कैसे आप इसको एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम? अगेन इकोसिस्टम का डेफिनेशन देना है। सेकेंड पार्ट है, ऑटोट्रॉप्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन, गिव रीजन। थर्ड पार्ट, इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग्स, ग्रास, इंसेक्ट और स्नेक्स, assign trophic level to frogs. To which category of consumers do they belong to? तो सबसे पहले तो हम इकोसिस्टम का कर लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, और एक ये स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट है, और इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो रहता है, इनपुट रहता है और सर्कुलेशन रहता है एनर्जी का और मैटर का। तो फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे। अब सेकेंड पार्ट, फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन, ऑटोट्रॉप्स का क्यों है, हमें रीजन देना है।
तो आपको पता है एक बच्चे की जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना, दे कैन मेक देयर ओन फूड। अब इसीलिए ये सनलाइट इन पे जब फॉल करती है ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं एंड दे फॉर्म द फर्स्ट फूड चेन लेवल। तो कैसे लिखोगे? ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। They are the ultimate source of energy for each and every organism of a food chain. क्योंकि पहले खाना यही बनाते हैं और फिर तभी फूड चेन ऑपरेट हो पाती है। Hence, every chain always starts with producers, which are autotrophs. That is why they are placed at first trophic level. और trophic level तो आपको पता है ना, different levels of food chain जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो पहला trophic level हमेशा autotrophs ही ऑक्यूपाई करते हैं। थर्ड था कि फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट और स्नेक चारों को मिलाकर फूड चेन बनानी थी और हमें बताना था कि फ्रॉग कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है और ये कौन सा कंज्यूमर है। तो सबसे पहली चीज तो आपको मैं बता दूं बच्चे कि फूड चेन जो होती है ना, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब किसी को खाना और खुद भी किसी से खाए, मतलब कोई और भी आपको खा रहा है। तो अगर ग्रास, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक्स को लेकर बनाओगे तो आपको पता है सबसे पहले तो आपके पास ग्रास ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स ही पहला लेवल बनाते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल विल बी फॉर्म्ड बाय इंसेक्ट्स व्हिच विल फीड ऑन ग्रास। इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? फ्रॉग्स। और फ्रॉग्स को कौन खाएगा? स्नेक्स। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रॉग्स का कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। दे एक्ट एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है और जो इसको खा रहा है वो टर्शरी कंज्यूमर है। और इसके बाद आप डिकम्पोजर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉग फॉर्म्स द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? जो लास्ट लेवल होता है ना इकोसिस्टम का, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बेसिकली वो होते हैं विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, ये डिकम्पोजर्स है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि डेड रिमेन में होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। बेसिकली आपको पता है ये जो उनसे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट दोबारा बायोजियोकेमिकल साइकिल में ला देते हैं ताकि न्यूट्रिएंट का फिर से साइक्लिक फ्लो हो सके। These substances are released into the soil and to the atmosphere. तो इसलिए ये रिसाइकलिंग करा रहे हैं चीजों की, मतलब जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके उनको वापस से रिसाइकिल करने में हेल्प कर रहे हैं और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी रेप्लिनिश कर रहे हैं और इस तरीके से सराउंडिंग्स को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि डेड ऑर्गेनिजम्स को और ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर रहे हैं। सो दे आर क्लीनिंग द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो दे आर हेल्पिंग रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स और रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तभी तो वापस से प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रिएंट का साइक्लिक फ्लो तो होता ही है और वो मेन कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज एन एक्वेरियम नीड्स रेगुलर क्लीनिंग बाय। अब आपको पता है हम लोग अपने घर पे एक्वेरियम रखते हैं, पानी होता है उसमें फिशेस रख लेते हैं अपनी पसंद की, तो उसको हमें क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो कुछ दिन के बाद वो स्मेल गंदी आने लगती है और वो गंदा भी दिखने लगता है। लेकिन जो नेचुरल वाटर बॉडीज है उनको हमें रेगुलरली क्लीन नहीं करना पड़ता। तो क्या रीजन है? जो नेचुरल वाटर बॉडीज है ना बच्चे, वो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनको कोई हमारी सपोर्ट नहीं चाहिए। बट जो एक्वेरियम है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो आपने क्रिएट किया है और उसको हम ही मेंटेन करते हैं। तो हमें ही अपने एफर्ट्स लगाकर उसको क्लीन रखना पड़ता है और जो भी चीज वहां रिक्वायर्ड है वो डालनी पड़ती है क्योंकि उसका सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं होता। अदरवाइज नेचुरल वाटर बॉडीज में तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो वेस्ट है उस पर फीड करते रहते हैं और वो उसको नेचुरली क्लीन कर देते हैं। बट एक्वेरियम में ऐसा कुछ नेचुरल सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प अस? फूड चेन के बारे में जो हम पढ़ते हैं किसी एरिया या हैबिटेट में, वो हमें कैसे हेल्पफुल है? गिव एन एग्जांपल ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ लार्ज लेक। मतलब
आपको वाटर बॉडी में, मतलब लार्ज लेक में जो फूड चेन ऑपरेट होती है 4 स्टेप वाली, मतलब जिसमें 4 ऑर्गेनिज्म, 4 ट्रॉफिक लेवल हो, उसका एग्जाम्पल भी देना। तो फूड चेन तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका डेफिनेशन तो याद कर लो। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड एज फूड चेन। सो फूड चेन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी क्लियर है, ठीक है। और पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स का होता है हमेशा, आपको पता है। फिर उसके बाद आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डीकंपोजर्स। दिस इज हाउ द फूड चेन ट्रॉफिक लेवल इज अरेंज्ड। तो अगर आप किसी फूड चेन की स्टडी करते हो एरिया या हैबिटेट में, वो आपको हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उससे आपको एनर्जी का फ्लो पता लगता है कि एनर्जी कौन से ऑर्गेनिज्म में कहां फ्लो कर रही है। इससे हमें इकोलॉजिकल बैलेंस हैबिटेट का पता लगता है। इससे हमें हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है, जो कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस कर रही है, उनका पता लगता है, ताकि हम उसको मिनिमाइज कर सके। सो बेसिकली एनर्जी का फ्लो, इकोलॉजिकल बैलेंस इन द हैबिटेट, और किस तरीके से हार्मफुल केमिकल्स उसको खराब कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, वो भी पता लगता है। अब 4 स्टेप का फूड चेन देना है लार्ज लेक में। तो लेक के अंदर सबसे पहले एल्गी, ये आपका ऑटोट्रॉफ हो गया, देन इट फीड्स ऑन प्रोटोजोन, स्मॉल फिश एंड देन बिग फिश। तो इस तरीके से कुछ भी 4 ट्रॉफिक लेवल के आप फूड चेन देकर एग्जाम्पल दे सकते थे, बट ये चीज पे फोकस करना है कि लेक में पूछा गया है या सॉइल में पूछा गया, मतलब कहां पे पूछा गया, ग्रास लैंड में पूछा गया है, तो ये सब चीज आपको फोकस करना है। ओके, अगला क्वेश्चन। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासाइट्स एंड डीकंपोजर्स। हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में भी किया था टर्म 1 में कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी की बॉडी के इन, अंदर या ऊपर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और जो रहते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट, या प्लांट्स भी रह सकते हैं किसी और प्लांट पे होस्ट, और जो रहते हैं, जो अपना न्यूट्रिशनल नीड पूरा करते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। वेयर एज डीकंपोजर्स जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे, और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं। तो देख लेते हैं, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी के अंदर या ऊपर रहेंगे और उससे बेनिफिट लेंगे, उससे न्यूट्रिशन लेकर, ठीक है। और जो रहता है दैट इज होस्ट, जिसपे रहते हैं दैट इज होस्ट, एंड द वन दैट लिव्स इज अ पैरासाइट। ओके, एग्जाम्पल प्लांट का दे रखा है, कसकटा इज अ प्लांट पैरासाइट। ऑन द अदर हैंड डीकंपोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके उनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव फंजाई। ओके, अगला क्वेश्चन फूड चेन के ऊपर। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। तो बेसिकली फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं, जैसे ये देखो फूड चेन है, ट्रीज को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है, they are trophic levels. So basically trophic levels can be defined as the levels where transfer of food or energy take place. They are the they are the steps in a food chain where you can see the transfer of food or energy. So therefore they are called the trophic levels. Example of food chain, you can give any example क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ग्रास लैंड की दे रखी है सिंपल सी फूड चेन, ट्रीज जो कि प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज रैबिट, फॉर्म्स द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। रैबिट को कौन खा रहे हैं? स्नेक, दैट फॉर्म्स द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और स्नेक को खा रहा है हॉक, विच फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टेट ट्रॉफिक लेवल्स, और कोई भी फूड चेन देकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आप बता सकते हो। इवन अब फूड चेन को अगर आप चाहो ना तो इस तरीके से पिरामिड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इज लिमिटेड टू 3 and 4 इन अ फूड चेन, गिव रीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमने देखा है कि फूड चेन में ना बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते हैं, हार्डली 3 या 4 तक लगा लो आप, 4 तक ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन नॉर्मली ऑपरेट करती है। तो ऐसा क्यों? इसका बहुत ही अच्छा रीजन है, क्योंकि देखो जब हमारे पास फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर को खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और आपको ये भी पता है कि यहाँ फूड चेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होता है। फूड चेन के अंदर क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी प्रोड्यूसर की एनर्जी है वो सारी की सारी यहाँ चली जाएगी, नहीं, ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब जितनी यहां एनर्जी है उसका 10%
इसमें जाता है और फिर जितना इसके पास है उसका 10% इसमें जाता है। तो अगर फूड चेन बहुत ज्यादा स्टेप्स की होगी तो 4 स्टेप के बाद जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो बहुत बहुत लीस्ट रह जाएगी। तो इसीलिए फूड चेन 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स की ही होती है। तो इसका आप ऐसे लिखोगे, इन अ फूड चेन 80 to 90% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट द ट्रॉफिक लेवल इज लॉस्ट एज अ कम्युनिटी हीट, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर। तो एक्चुअल जो ट्रांसफर होती है दैट इज जस्ट द 10% एज पर 10% लॉ। ये तो याद ही कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट एज अ कम्युनिटी हीट। अब एग्जाम्पल, अगर प्लांट के पास 4000 जूल्स है, या मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, लेट्स से वी हैव प्लांट और यहाँ पे हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर 3 ट्रॉफिक लेवल बना लेते हैं। अब अगर प्लांट के पास 4000 जूल्स है, ठीक है, तो इसका 10% ही आगे जाएगा, मतलब कितना, 400, और फिर इससे 10% इसके अंदर जाएगा, दैट मीन्स 40, और फिर इसका 10% इसमें जाएगा, दैट इज 4 जूल्स, और उसके बाद अवेलेबिलिटी होगी नहीं, मतलब बहुत कम रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे 0.4 जूल्स हो जाएगा जो कि बहुत बहुत कम है। इसीलिए जो फूड चेंज होती है वो 4 स्टेप तक नॉर्मली एग्जिस्ट करती है, बिकॉज आफ्टर दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल बिकम वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट निल। तो इसमें आपने पहले फूड चेन को पहले एक्सप्लेन कर देना है। फूड चेन को एक्सप्लेन करने के बाद आपने ये कम्युनिटी हीट जो मैंने बताया कि जो लॉस्ट हो जाती है और 10% लॉ को स्टेट कर देना है। फिर आप कोई भी फूड चेन देकर, एग्जाम्पल देकर और 10% लॉ को एक्सप्लेन करते हुए बता दोगे और फिर नेक्स्ट लास्ट में लिख दोगे, क्योंकि एनर्जी अवेलेबिलिटी बहुत कम रह जाएगी 4 के बाद अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए, इसलिए फूड चेन जनरली इतने लेवल्स तक ही प्रेफर्ड होती है। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level? मतलब जैसे सपोज आपके पास कोई भी फूड चेन है, तो अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर दो तो क्या होगा? तो अगर आप किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हम किल कर दे तो जो लोअर ट्रॉफिकल लेवल है ये बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा नंबर में, और जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बीच का मीडिएटर नहीं है। इसलिए जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि उनका बीच का एक स्टेप खत्म हो जाएगा। सो देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ एनर्जी, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और इनका सर्वाइवल रेट बहुत बहुत कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट 10% लॉ, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आपके पास मतलब फूड चेन है, उसमें जितनी भी एनर्जी आ रही है उसमें से 10% ही एक्चुअली पास हो रही है। सो दिस इज 10% लॉ। सो अकॉर्डिंग टू 10%, सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल is available for the transfer to the next trophic level and rest of it is released as community heat. So the flow of energy through food chain is unidirectional, क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर नहीं खा सकता, तो यूनिडायरेक्शनल, एक सिंगल डायरेक्शन में ही एनर्जी का फ्लो होता है थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स है, लेट्स से दे कैप्चर 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स और उसको फूड एनर्जी बना लेते हैं। तो जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो रेस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट एज कम्युनिटी हीट। आगे कितनी पास होगी? ओनली 10%, ओनली 10%, ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल। Thus 10% कैन बी टेकन एज एन एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि हर स्टेप पे प्रेजेंट है और नेक्स्ट लेवल तक जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 10% आ रही है तो उसका आगे 10% निकालते जाओ, वही आगे पास हो रहा है एंड रेस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट एज कम्युनिटी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, indicate the flow of energy in an ecosystem and why it is unidirectional। तो यहां पे हमें फ्लो एनर्जी के फ्लो का पाथ इकोसिस्टम के अंदर बताना है और हमें यह भी बताना है कि वो यूनिडायरेक्शनल क्यों है। सो बेसिकली जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में वो इस सीक्वेंस में होती है।
पहले सन की एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में प्रोड्यूसर्स पे फॉल करती है, प्रोड्यूसर्स उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स, और फिर हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? carnivores. So this is the flow of energy in an ecosystem. Now we have to tell that why it is unidirectional. The next thing is we need to tell that why it is unidirectional. मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो क्यों होता है? तो एनर्जी जो फ्लो करती है वो प्रोग्रेसिवली करती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, और वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे सन की एनर्जी प्रोड्यूसर्स यूज करके खाना बना सकते हैं, बट प्रोड्यूसर्स थोड़ी ना सन की एनर्जी वापस दे सकते हैं, या हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खा सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो उनको एनर्जी वापस दे देंगे, नहीं। सो एनर्जी गिवन आउट एज हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, रेस्ट ऑफ द एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है और वो भी वापस नहीं आ सकती। सो द अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज होती रहती है हर ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि 10% के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। सो आउट ऑफ द टोटल एनर्जी ओनली द 10% इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सो मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द एनर्जी टू फ्लो इन अ रिवर्स डायरेक्शन। इसीलिए जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि 10% के हिसाब से आगे पास हो रही है, बाकी रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट, तो वो वापस भी नहीं आ सकती। और दूसरी चीज, अगर इनका सोर्स ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स है तो हर्बीवोर्स सोर्स ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स का नहीं हो सकते, ठीक है। तो मतलब रिवर्स वाला जो ये चेन है वो नहीं पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, कोई भी फूड चेन आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फूड चेन है जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं, जनरल बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद आपके पास आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। अब जैसे एनर्जी का तो जो फ्लो है वो तो हमने पढ़ लिया ना कि वो 10% के हिसाब से आगे पास हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट कि अगर कोई हार्मफुल चीज इसमें आ जाती है, कोई हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल चीज प्रोड्यूसर्स के पास है, तो क्या वो भी पास करती है? एनर्जी जैसे कम होती जाती है तो क्या उसका कंसंट्रेशन भी कम होता जाता है? तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई हार्मफुल चीज, जैसे प्लांट्स पे कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे होता है, अगर वो फूड चेन में आ जाती है, तो जैसे एनर्जी हर लेवल पे कम हो रही है, वैसे हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन कम नहीं होता, वो बल्कि हर लेवल पे इंक्रीज होता चला जाता है, और सबसे ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा लास्ट लेवल पे। दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और बायोमैग्निफिकेशन भी कह सकते हो। इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाना, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स in organism at each successive trophic level. So like energy, their concentration doesn't decrease, it keeps on increasing, and the one which is the sufferer is the last one, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। सो दिस इज व्हाट इज बायोलॉजिकल और बायोमैग्निफिकेशन। ओके, अब बायोमैग्निफिकेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ऐसा भी आ सकता है कि उसको पहले डिफाइन करो। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम? आपको बताना है क्या इसके जो लेवल्स है क्या वो डिफरेंट होंगे एट डिफरेंट लेवल्स? तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब तो समझ आ गया ना आपको, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट? No, the levels of magnification will not be the same in all trophic levels, क्योंकि जो ये chemicals होते हैं they do not get degraded and they get accumulated, और progressively इनका जो amount है वो increase होता रहता है हर trophic level पे, और इसी को आप बोलते हो biomagnification। और biomagnification सबसे ज्यादा किस पे होगी? मीन्स accumulation वो harmful चीज की कहाँ होगी? सबसे last level पे। तो यहां पे आपने बेसिक डेफिनेशन भी दिया और उसको एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि सेकेंड पार्ट में मेनली एक्सप्लेनेशन ही था कि क्या उसके लेवल मतलब सेम चलता है या वो सेम नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू लिमिट द डैमेज टू ओजोन लेयर? अब आपको ये तो पता ही है ना कि ओजोन लेयर जो होती है अपर एटमॉस्फेयर में होती है, एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस।
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, क्योंकि सन से जो रेडिएशंस आती है उनमें इंफ्रारेड रेज होती है, उनमें यूवी रेज होती है और उनमें विजिबल लाइट होती है. विजिबल लाइट चीजों को कलर देती है. अल्ट्रावायलेट रेस हमारी स्किन और आई के लिए हार्मफुल है, इसलिए वो अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाती क्योंकि ओजोन लेयर उसको रोक लेती है. इंफ्रारेड रेस गर्मी कॉज करती है, तो जितना भी हीटिंग कॉज होता है दैट इज कॉज बाय इंफ्रारेड. लेकिन आउट ऑफ दीज थ्री UV radiations are not allowed to enter the earth atmosphere because they can be dangerous to us. तो अब ओजोन का जो लेयर है वो प्रेजेंट है, जो कि हमें प्रिवेंट करता है यूवी रेज को यहाँ पे आने से. बट ओजोन का लेयर अब खराब हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. सो ओजोन डिप्लीशन का मतलब है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कहीं पे भी ओजोन डिप्लीशन आपको पूछ लेना, सो दैट मीन्स थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. और थिनिंग किस वजह से हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन, दैट मीन्स द थिनिंग ऑफ ओजोन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs. जैसे मैंने बताया ह्यूमन एक्टिविटीज में ह्यूमंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं CFCs, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का. ये जो कार्बन्स होते हैं, इनके जो फ्यूम्स होते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर पे नहीं रहते, वो सीधा ऊपर हायर एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं और वहां ओजोन को डिप्लीट करते हैं. और ये जो CFCs है, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. So what steps should be taken to limit the damage? क्या करें कि जो ओजोन लेयर है वो और डैमेज नहीं हो? So we can minimize the use of aerosol spray propellants जिनके अंदर फ्लोरोकार्बन्स या CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो, क्योंकि यही है जो जाके ओजोन को डिप्लीट करते हैं. Exercising control over large scale nuclear explosions and limit use of supersonic planes. So if we can take care of these three things, हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ओजोन की थिनिंग को भी हम बचा सकते हैं. क्योंकि बेसिकली ओजोन की थिनिंग होती है कि ओजोन को वापस से एनर्जी जो होती है वापस से इसको O2 और O में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक एटम में तोड़ देती है, और जहां पे ये ऐसा ब्रेक हो जाता है वहां पे ओजोन डिप्लीशन हो जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन ओजोन. Explain how ozone, being a deadly poison, can still perform an essential function for our environment. Ozone is O3. It is poison, deadly poison, but फिर भी हमारे लिए जरूरी है हमारे environment के लिए, क्योंकि ओजोन जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उनको रोकती है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स में, और ऑल्सो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर. तो इसलिए ओजोन बहुत बहुत एसेंशियल है हमारे लिए. और ओजोन बनती कैसे है? ओजोन बनती है जब ऑक्सीजन गैस यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में O+O में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इसमें से एक ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, तो ये ओजोन बन जाती है. सो दिस इज हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन फूड चेन. गिव रीजन why a food chain cannot have more than 4 trophic levels. This we have already discussed कि food chain में अगर 4 से ज्यादा trophic levels होंगे तो energy availability नहीं रहेगी आगे वाले उसके लिए, क्योंकि जो energy pass on होती है हर लेवल पे वो 10% लॉ के अकॉर्डेंस में होती है. दैट मीन्स द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, उसमें से 10% ही आगे पास ऑन हो पाती है. ठीक है. सो द एनर्जी इन बायोमास डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल. तो अगर लेंथ ऑफ फूड चेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो आगे एनर्जी पास होने की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी. सो दैट इज वाई जो फूड चेन होती है उसका 4 तक ही लेवल्स ठीक रहते हैं, क्योंकि उस केस में एनर्जी अवेलेबिलिटी लास्ट तक ओके रहती है. Okay, next question. Explain the role of UV radiation in producing ozone layer. UV radiation कैसे ओजोन की लेयर बनाती है? Mention the reaction involved and why is excessive use of CFCs cause a concern. तो सबसे पहले तो ओजोन देख लेते हैं कैसे बनती है. अपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में एटम के अंदर टूट जाता है. ठीक है, क्योंकि यहां पे यूवी रेडिएशंस का मेन काम है कि ये एनर्जी दे रही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए. दिस इज हाउ. उसके बाद ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? O3. एंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ओजोन, O3. अब नेक्स्ट आपको बोला गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs
क्यों हमारा कंसर्न का कारण है? क्योंकि जो CFCs के फ्यूम्स है दे राइज अप इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है और ये स्ट्रेटोस्फेयर तक राइज कर जाते हैं, जहां पे ये यूवी रेडिएशन जो होती है स्प्लिट देम रिलीजिंग मॉलिक्यूलर क्लोरीन Cl नेगेटिव, जहां पे ये Cl नेगेटिव रिलीज करते हैं और ये Cl नेगेटिव ओजोन को वापस से तोड़ देता है O2 और O में। तो ये बेसिकली वहां पे थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर होती है, या आप कह सकते हो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। इसीलिए अगर आप ज्यादा CFCs यूज करते हो तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, अगेन ऑन ओजोन, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड in the upper atmosphere, state its importance, what is responsible for its depletion, and write one harmful effect of ozone depletion. ओजोन कैसे बनती है? तो अभी हमने पढ़ा कि हायर लेवल एटमॉस्फेयर में ओजोन यूवी रेज से बनती है। यूवी रेज बेसिकली उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस एनर्जी से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इट स्प्लिट्स इनटू oxygen atom and then one of the atom combined with O2 forming O3. So this is how बहुत सारे O3 बन जाते हैं। Importance क्या है? So this is how it is formed. ठीक है? It shields the surface of earth from harmful UV radiations. ये UV radiation से अर्थ के surface को प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब थर्ड पार्ट है कि डिप्लीशन कैसे हो रहा और क्या हार्मफुल इफेक्ट है। लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई है 1980s से। सो दिस वाज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ CFCs। तो ये जब हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इनके जो फ्यूम्स है वो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक राइज करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, मतलब ओजोन लेयर की थिनिंग करते हैं। और अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज रुक नहीं पाएंगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी और रेडिएशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेंगी, स्किन कैंसर्स कॉज करेंगी, आई को डैमेज, कैटरैक्ट जैसी चीज कर सकती है, क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, ग्लोबल रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो इट वुड रिजल्ट इनटू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इससे क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। देयरफॉर वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सम मेथड्स दैट कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन योर बॉडी। कुछ मेथड्स बताने हैं कि हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे जो पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन है हमारी बॉडी में वो कम हो सके। सो फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज। पेस्टिसाइड्स तो आपको पता है ना, दे आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल पेस्ट, जो कीड़े मारने के लिए काम आता है। ठीक है, तो उसका एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में ना हो तो वो हम कैसे, क्योंकि हम भी किसी ना किसी तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते ही है फूड चेन का। सो दीज मेथड्स कैन बी अप्लाइड। मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। प्लांट्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं ज्यादा, उसको कम कर देना चाहिए। कोशिश करके हमें सीड्स ही अच्छे वैरायटी के यूज करने चाहिए जिनमें कीड़े लगते ही ना हो। कंज्यूमिंग वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती है उन पे पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऑब्वियसली स्प्रे हुआ है, अगर आप उसको बिना धोए खाओगे तो भी वो आपके अंदर जाएंगे। सो वी शुड नॉट कंज्यूम until unless we wash them. Developing vegetarian feeding habits. अगर आप वेजिटेरियन होगे तो आप किसी मतलब आप फ्लैश ईटर नहीं होगे तो उस केस में भी पेस्टिसाइड्स आपके अंदर कम एंटर होंगे। सो फीड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलोंग टू लोअर ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि उनके अंदर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का वैल्यू कम होता है। वेराज जो कि हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इंसेक्टिसाइड्स या कुछ भी ऐसे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का लेवल ज्यादा होता है। सो मिनिमाइज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यू ईट, वेजिटेरियन हैबिट्स डेवलप करो ताकि आप अपने से नीचे ट्रॉफिक लेवल वाले को खाओ, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन कम है। लेकिन अगर आप अपने से ज्यादा वाले को खा रहे हो तो उसमें एक्यूमुलेशन इन केमिकल्स का ज्यादा है ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन। Okay, next question. How can you help in reducing the problem of waste disposal? Give any two methods. अब आपको पता आपके आसपास बहुत सा वेस्ट होता है, तो किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं जो वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है, और दो मेथड्स बताने हैं। तो बेसिकली वेस्ट डिस्पोजल अगर हम बात करें तो वेस्ट डिस्पोजल का मतलब है कि जो हमारा डिस्कार्डेड रिफ्यूज है उसको हम कहाँ पे फेंकें। क्योंकि देखो अगर आप ऐसी चीज को सॉइल में फेंकोगे तो सॉइल का नेचर खराब हो जाएगा, पानी में डाल दोगे तो एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगी, बाहर रख दोगे तो आप लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें कैसे उसको वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। सो वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बाय द फॉलोइंग मेथड्स।
रिसाइकलिंग प्रैक्टिस करके। रिसाइकलिंग का मतलब है जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स वगैरह, उनको रिसाइकिल कर लो ताकि जो वेस्ट पेपर है दैट कैन बी सेंड टू पेपर मिल्स और उससे वापस से न्यूज़पेपर वगैरह मतलब वो रिप्रोसेस हो सके। प्लास्टिक आर्टिकल्स है उनको मेल्ट करके वापस से रिमोल्ड करके आर्टिकल्स बन सकते हैं। तो वी कैन प्रैक्टिस रिसाइकलिंग, तो उसमें कुछ वेस्ट डिस्पोजल मतलब काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमें चाहिए कि हम चीजें ही ऐसे यूज करें कि जिनका वेस्ट जो हो, फूड, फ्रूट्स, एनिमल डंग, पील ऑफ वेजिटेबल्स, उनको आप कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सको। क्योंकि अगर आप कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो उसके बाद आप उसको एज अ खाद, मैन्योर की तरह यूज कर सकते हो। जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, वापस से प्लांट्स उसको ले सकते हैं ग्रो होने के लिए और वापस से वो न्यूट्रिएंट पूल में आ सकते हैं। सो बेसिकली रिसाइकलिंग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, if all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? मतलब अगर आपका सारा ही वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो जाए, मतलब डिकम्पोज हो सकता हो, तो क्या आपका एनवायरमेंट विल दिस हैव नो, क्या इसका एनवायरमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा? देखो, सो इफ ऑल द वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो कि डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता हो, देन देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई वेस्ट नहीं रहेगा एंड अर्थ विल बी अ सेफर एंड अ क्लीनर प्लेस टू लिव। बट अगर ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका डिग्रेडेशन कम हो जाएगा और इससे एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर भी इफेक्ट होगा और लैंड भी इफेक्ट होगा। सो बेसिकली वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो तो इसमें एक्यूमुलेशन मतलब ये फायदा है, बट अगर एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होगा तो डिग्रेडेशन उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिकम्पोजर्स का भी एक सर्वाइवल रेट है, या आप कह सकते हो उनकी भी एक पॉपुलेशन है लिमिटेड। तो अगर वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हो सकता है। पॉल्यूशन हियर वी रेफर टू एज contamination of our resources, air, water and land with harmful substances। क्योंकि कोई भी चीज अगर एनवायरमेंट में ज्यादा देर के लिए रहती है वो एडवर्स इफेक्ट ही दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, विच कांट बी डिकम्पोज्ड by microorganisms, and obviously वो हमारा क्या करेगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, इट विल डैमेज और अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो दो वेज जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट करते हैं वो एनवायरमेंट को पॉइजनस बना देते हैं एंड मेक्स अनफिट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या मिनरल्स को भी इकोसिस्टम में ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीजें हैं जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम हटाना चाहते हैं ताकि हमारा एनवायरमेंट पॉइजनस भी ना हो और एक सेफर प्लैनेट रहे रहने के लिए, और उसमें एनर्जी और मिनरल्स का फ्लो जो है, जो साइक्लिक फ्लो है मैटर का, वो भी ना रुके, ना एनर्जी का ना मैटर का। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई शुड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी डिस्कार्डेड इन टू सेपरेट डस्टबिन्स। आपने देखा होगा कि आप कहीं हेल्दी प्लेसेस पे जाते हो जैसे सबवे, मैकडॉनल्ड्स, वहां पे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलग अलग बिन्स होते हैं, और अब तो इनफैक्ट सारी जगह पे ही मिलते हैं ये आपको। तो क्यों ऐसे इनको अलग अलग डस्टबिन्स में क्यों रखा जाता है? अब देखो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन पे एक्ट करके उनको डिग्रेड कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस, और इससे आपको पता है न्यूट्रिएंट पूल में भी वो आ जाते हैं और हम उसको रिसाइकिल भी कर लेते हैं और वो एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करते। वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए, लाइक हीट एंड टेम्परेचर फॉर द डिस्पोजल। तो इसलिए दोनों ही, इसका कोई हमारे पास मतलब ये हमें हार्मलेस सब्सटेंसेस दे रहे हैं लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, इसीलिए दोनों को डस्टबिन में हम अलग अलग डस्टबिन में करते हैं ताकि लेटर ऑन उसमें एफर्ट वेस्ट ना हो और फिर उनको हम अकॉर्डिंगली कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको डिस्पोजल के टेक्निक्स उन पे यूज कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना इफेक्टिव वे से इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इज मच इजियर टू रिसाइकल. मतलब अगर सेग्रीगेशन हुई होगी तो रिसाइकलिंग में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, मतलब जो डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको हम यूज कर सकते हैं खाद बनाने के लिए, मैन्योर बनाने के लिए. वेयरएज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते इन पर्पसेस के लिए. तो इसलिए अगर इफेक्टिव सेग्रीगेशन हो जाएगा तो लेस वेस्ट गोज टू लैंडफिल, क्योंकि जो आपका ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो तो आप लैंडफिल में फिल करते हो, तो वो कम होगा जो हमें फिल करना पड़ेगा. तो इससे वो चीप भी रहेगा और हम सबके लिए और एनवायरमेंट के लिए बेहतर भी रहेगा. सो दैट इज द रीजन इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शीनू वेंट टू अ पिकनिक वेयर शी सॉ अ पॉन्ड. शीनू एक पिकनिक पे गई जहां पे उसने एक पॉन्ड देखा. Her teacher gives her an assignment to draw the pond ecosystem and show its different components. Help her to complete the assignment. शीनू एक पिकनिक पे गई जहां पे उसने एक पॉन्ड देखा. उसके टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दिया कि पॉन्ड बनाओ, एक पॉन्ड इकोसिस्टम बनाओ और उसमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाओ. तो हमें उसकी असाइनमेंट पूरी करने के लिए उसको हेल्प करना है. सो बेसिकली सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं. एक पॉन्ड इकोसिस्टम एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है जहां पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और साथ में एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी. किस चीज के लिए डिपेंडेंट है? न्यूट्रिएंट्स के लिए और सर्वाइवल के लिए. तो पॉन्ड इकोसिस्टम में इस तरीके से हम एक फूड चेन बना सकते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, जूप्लैंक्टन्स छोटे फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, इनको कौन खाता है? स्मॉल फिश, एंड देन वी हैव बिग फिश. तो बेसिकली पॉन्ड के अंदर इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स है. कहीं पे भी इकोसिस्टम में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एबाइटिक और बाइटिक. एबाइटिक कौन सा होता है? जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे वाटर, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट भी. बायोटिक वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लिविंग फॉर्म्स आ जाती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, फिशेस और भी एनिमल्स. ये सब बायोटिक फैक्टर बनाते हैं. तो इनको आप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स के अकॉर्डिंग भी इनको लेवल्स दे सकते हो. सो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर जो ऑपरेट करते हैं. कहीं पे भी इकोसिस्टम आप बना लो. अब यहां पे हम पॉन्ड का बना रहे थे इसलिए हमने पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the waste which are generated in a house daily. What measures would you take for their disposal? NCERT क्वेश्चन है. आपके घर में कौन कौन सा वेस्ट जनरेट होता है और आप कैसे उसको डिस्पोज करते हो वो हमें बताना है. तो वेस्ट जो हमारे घर में जनरेट होता है डेली बेस पे, हाउस होल्ड वेस्ट होता है मोस्टली, किचन वेस्ट जिसमें बॉटल्स, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, फूड ये सब होता है. ठीक है. और ये बायोडिग्रेडेबल होता है तो इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं. पेपर वेस्ट हो सकता है जैसे न्यूज़पेपर, इनवेल्प्स या कुछ भी, कैसा भी पेपर, इट कैन बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक बैग्स होते हैं तो इनको हमें सेफली डंप करना चाहिए गार्बेज बिन्स में क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. तो जैसे डस्टबिन अलग अलग होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दे आर डम्प्ड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल. वेजिटेबल, फ्रूट पिल्स, जैसे कि आपको पता है आप कुछ भी खाते हो, आप छीलते हो उसको, सब्जी भी काटते हो तो उसका भी जो छिलका होता है, सो अगेन कैन बी प्लेस्ड नियर ट्रीज एंड प्लांट्स ताकि डिकम्पोजिशन हो जाए उनकी और वो उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाए और वो न्यूट्रिएंट पूल में फिर वापस से रिसाइकिल हो सके. इसके अलावा और भी वेस्ट होता है, उसको हमें सेग्रीगेट कर देना चाहिए एज बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ताकि वो एज पर प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो सके. Next question. A modern insecticide has been introduced with certain new properties like accumulation in the bodies of predators, broken down by soil bacteria, easily washed into lakes and rivers and taken up by plant roots. मतलब एक मॉडर्न इंसेक्टिसाइड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें नई प्रॉपर्टीज है. एक्यूमुलेशन इन द बॉडी ऑफ प्रेडेटर की बॉडी में हो जाता है, ब्रोकन डाउन बाय सॉइल बैक्टीरिया, उसको ब्रोक भी कर सकता है, लेक्स में, रिवर्स में इजिली वॉश भी हो जाता है और प्लांट रूट भी ले लेती है. सो अमंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज विच वन विल हेल्प इन रिड्यूसिंग और कीपिंग द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टू लोएस्ट. इन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है?
तो सबसे पहले तो इंसेक्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, दे आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम क्रॉप फील्ड्स के अंदर डालते हैं ताकि इंसेक्ट्स का ग्रोथ कम हो और क्रॉप इन्फेस्ट मत तो नहीं हो और क्रॉप्स हेल्थी रहे। मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स जो डेवलप हो रहे हैं इन्हीं चीजों को, एनवायरमेंटल थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए, तो बायोडिग्रेडेबल जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में, ठीक है, तो विच कैन बी सब्सिक्वेंटली भी डिस्पर्स भी हो सकते हैं पाथवे में और वो कोई पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है बिल्ट अप इन अ फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी, और वो आगे ऑर्गेनिज्म में पास हो सकता है जो उसको खाएगा। So hence they accumulate, फूड चेन में accumulate हो जाएंगे significant amount में, और उनका लेवल, उनका अमाउंट बढ़ता ही जाएगा, कंसंट्रेशन एट प्रोग्रेसिव लेवल, और हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल बेसिक बाद वाला ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा सफरर होगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूली डेवलप्ड इंसेक्टिसाइड इंक्लूड कि वो डिकम्पोज हो सकता है, विच यू नो मेक्स इट बेनिफिशियल फॉर द यूज, क्योंकि इससे इंसेक्ट भी नहीं लगेंगे, क्रॉप भी बच जाएगी और उसके डिस्पोजल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एनवायरमेंट को भी अफेक्ट नहीं करेगा, फूड चेन को भी अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना ईट्स कर्ड एंड योगर्ट एंड फॉलोज वेजिटेरियन डाइट। मोना कर्ड और योगर्ट खाती है और वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करती है। फॉर दिस फूड इनटेक व्हाट शुड बी द ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाइड बाय हर इन अ फूड चेन। फूड चेन के अंदर मोना का कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा। अब देखो, फूड चेन तो हम कर चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, और ट्रॉफिक लेवल भी आपको पता है, द लेवल एट विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स, और हमें यह भी पता है कि फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल ज्यादा से ज्यादा 4 तक होते हैं क्योंकि उसके बाद एनर्जी अवेलेबिलिटी कम नहीं रहती, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 10% के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांसफर होती है, और हमें यह भी पता है कि फर्स्ट प्रोड्यूसर का है लेवल, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, और फिर आपके पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। अब इतना सब कुछ जानते हुए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। मोना एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती है, ठीक है, सो शी शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द मिल्क ऑफ काउ एंड बफलो बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बट द एनर्जी ऑफ मिल्क इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम काउ टू मोना, तो मोना थर्ड ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि ग्रास है, ग्रास को काउ ने उस पर ग्रेस किया और काउ का ही मिल्क प्रोडक्ट्स है जो वो खा रही है, तो इट फॉर्म्स द ह्यूमन थर्ड ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are decomposers, what will be the consequence of their absence in the ecosystem। अभी डेफिनेशन तो हम डिकम्पोजर्स की कर चुके हैं, अब हमें बताना है कि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। सो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को भी कह सकते हो, सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में करते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आ जाते हैं। एक तरह से डिकम्पोजर क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एनवायरमेंट का, क्योंकि वो डेड बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स को खत्म कर देते हैं और इनसे न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। अब अगर ये नहीं होंगे, अगर इनका एब्सेंस होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। जो डेड बॉडीज हैं वो बहुत टाइम तक परसिस्ट करेंगी, उन एक्यूमुलेट हो जाएंगी और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वापस से रिसाइकिल होकर न्यूट्रिएंट पूल में आ जाते हैं, वो वापस से एनवायरनमेंट में रिटर्न नहीं होंगे। इसके कारण ऑल द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल, एयर, वाटर वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा जो ये हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए डिकम्पोजर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, बाय डिकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are consumers, what will be the consequence of the absence of primary consumers in an ecosystem। कंज्यूमर्स क्या होते हैं और अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स ना हो इकोसिस्टम में तो क्या हो सकता है। सो बेसिकली आपको पता है फूड चेन में पहले आपके पास थे प्रोड्यूसर्स, उन पे फीड कर रहे थे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर की बात हो रही है। तो कंज्यूमर्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स है हु डिराइव एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज। तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा
और इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि ये नहीं है, और ये बहुत ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि इनको कोई खा नहीं रहा. तो होल ऑफ द फूड वेब विल गेट डिस्ट्रप्टेड बिकॉज देयर विल बी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सेकेंडरी एंड द टर्शियरी कार्निवोर्स एंड दे विल सफर बिकॉज दे वोंट गेट द न्यूट्रिएंट्स. Second part, what will be the direction of energy transfer in each of the following cases? Energy transfer का direction बताना है. Grasshopper eaten by frog. Grasshopper eaten by frog. मतलब grasshopper को frog खा रहा है. So basically जो grasshopper है वो primary consumer है और frog secondary consumer है. तो energy का flow कहाँ से कहाँ जाएगा? grasshopper से frog पे and as per 10% law. डियर फीड्स ऑन ग्रास, मतलब ग्रास है आपके पास ऑटोट्रॉफ्स और उसको डियर खा रहा है. तो ये आपके पास है प्रोड्यूसर और ये आपके पास है प्राइमरी कार्निवोर, हर्बीवोर भी कह सकते हो. तो यहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी कहां से कहां है? ग्रास से डियर में. डियर ईटन बाय लॉयन, डियर को कौन खा रहा है? लॉयन. तो एनर्जी ट्रांसफर कहां से हो रही है? डियर से लॉयन में हो रही है. डियर आपके पास क्या है? Deer is a primary consumer and lion is a secondary consumer क्योंकि वो इसको खा रहा है. So I hope you get that कि किस तरीके से ट्रॉफिक लेवल्स आप बनाओगे अगर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो. Okay, will the impact of removing all the organisms in the trophic level be different for different trophic levels? अब अगर आप फूड चेन में से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को हटा देते हो तो क्या अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को हटाने का अलग अलग इम्पैक्ट होगा फूड चेन पे? So yes, the impact of removing all the organisms in the trophic level will be different for different trophic levels. क्यों? क्योंकि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है इकोसिस्टम के उनमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एज कंपेयर टू दी हायर. तो अगर आप प्रोड्यूसर्स को हटा दोगे सो इट विल अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप हायर ट्रॉफिक लेवल को हटा रहे हो सो इट विल लेट टू द इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉफिक लेवल क्योंकि उनको कोई खाएगा नहीं एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल मरने लगेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड. तो बेसिकली अगर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से हटाओगे तो अलग अलग इंपैक्ट होगा. लोअर को हटाओगे तो आगे वाली फूड चेन ही ऑपरेट नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही चल जाएंगे. लेकिन लास्ट वाले को हटाओगे तो क्या होगा? मतलब लास्ट वाले को हटाओगे तो उसमें लोअर वालों का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और बाद वाले डाई होने लगेंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा. आई होप समझ आ गया होगा आपको. ओके, अगला पार्ट. Can the organisms of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? क्या किसी लेवल के ट्रॉफिक लेवल को हम रिमूव कर सकते हैं और इकोसिस्टम को खराब किए बिना? नो, इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ट्रॉफिक लेवल से हटाते हो तो वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब तो करेंगे क्योंकि फूड चेन में हर एक का अपना एक लेवल है. हायर ट्रॉफिक लेवल को अगर किल करोगे तो लोअर वालों का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल अफेक्ट द इकोसिस्टम एंड द एनवायरमेंट. तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल को हटाते हो तो इकोसिस्टम तो खराब होगा ही होगा क्योंकि फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ये अभी हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था. आपको पता है फूड चेन के अंदर सबसे पहले सन का एनर्जी आता है, प्लांट पे फॉल करता है, प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं, आगे फिर इनको हर्बीवोर्स खाते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर लिख देते हैं, सेकेंडरी एंड देन वी हैव टर्शियरी. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट करते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर जिनको आप हर्बीवोर्स कहते हो जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं वो इन पे फीड करते हैं और प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं. और कितनी एनर्जी पास होती है? 10% ऑफ द टोटल एनर्जी. जितनी भी एनर्जी आप फॉल होगी ये भी 10% और आगे भी 10% ही जाएगी. सो द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर डज नॉट रिवर्ट बैक. वो वापस सन को एनर्जी नहीं मिलती है बल्कि वो आगे हर्बीवोर में पास होती है. एंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द प्रोड्यूसर्स. So it's just keeping on while we keep on moving on the next trophic level, तो क्या होगा? एनर्जी फ्लो होता रहेगा क्योंकि उनको बैक वाले लोग नहीं खाते हैं बट आगे वाले को पीछे वाले लोग खाते हैं, तो इसलिए इसका फ्लो क्या रहेगा? यूनिडायरेक्शनल. ओके, एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड्स एंटर अ फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट इनटू आवर बॉडी. पेस्टिसाइड्स कैसे फूड चेन में एंटर हो सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं?
तो आपको पता है बहुत से पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हम यूज करते हैं क्रॉप्स के ऊपर ताकि हम उनको कीड़े और बीमारियों से बचा सकें। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि जब आप उसको पानी देते हो तो पानी के साथ वॉश हो जाते हैं सॉइल के साथ ही, लेकिन कुछ वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं। फ्रॉम द सॉइल दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ये केमिकल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद वाटर एंड मिनरल्स, और फिर इससे दे आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इस तरीके से ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। दोबारा बताती हूँ, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स क्रॉप्स पे जो आप डालते हो, कई कुछ तो वॉश अप हो जाते हैं सॉइल के अंदर ही, लेकिन और कुछ वाटर बॉडीज में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल के अंदर जो चले गए वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और वाटर बॉडीज में जो चले गए वो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स ले लेते हैं, तो इस तरीके से वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। सो एज दीज केमिकल्स कैन नॉट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है बल्कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कम नहीं होता, और इसको आप बायो मैग्निफिकेशन कहते हो। सो एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, तो इसलिए सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन उसका हमारे अंदर ही होगा और उससे हमें ही डिजीज होगी। सो वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी शुड टेक सर्टेन मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस पेस्टिसाइड्स, जैसे कि हमने कहा कि वॉश करके खाओ, एक्सेस पेस्टिसाइड्स को यूज मत करो, या हम वेजिटेरियन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फूड चेन्स गेट शॉर्टेड? How does the shortening of food chain affect the biosphere? फूड चेन कैसे छोटी हो सकती है और छोटा होने से फूड चेन के बायोस्फीयर में कैसे इफेक्ट होता है? सो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज जो मैन की है वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है, जो कि एक या अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से फूड चेन के बिलोंग करते हैं। इसी कारण फूड चेन शॉर्टन हो रही है, जैसे टाइगर्स को हंट करना या किसी को भी हंट करना ऑर्गेनिजम्स को, उससे उनका जो स्पीशीज है उसका जो नंबर है वो कम हो रहा है। तो इससे हमारे जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में और बायोस्फीयर की भी, क्योंकि अगर एक लेवल का ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म उससे अगले लेवल पे है वो भी सही से फ्लरिश नहीं कर पाएंगे और उनका नंबर बढ़ जाएगा, मतलब उनसे पहले है उनका नंबर बढ़ जाएगा। सो ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म जो कि बाद में आ रहे हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि उनको आगे बीच वाले मीडिएटर्स नहीं मिलेंगे जो कि सोर्स ऑफ फूड है उनके लिए। सो दैट इसी कारण फूड चेन शॉर्टन हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और बायोस्फीयर ऐसे इफेक्ट होगा कि लोअर वाली जो स्पीशीज है उनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और जो हायर वाले ऑर्गेनिजम्स है ट्रॉफिक लेवल पे वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनका नंबर कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वेजिटेरियन फूड हैबिट्स गिव अस मोर कैलोरीज? कैसे बता सकते हो कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो उससे आपको ज्यादा कैलोरीज मिल सकती है? तो वेजिटेरियन फूड मतलब कि शाकाहारी खाना खाना वो एडवांटेजेस होता है एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि उसमें इट हैज लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसलिए जो एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है, आपको पता है एनर्जी तो 10% के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, तो इसीलिए जो एनर्जी आपको मिलती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द एनर्जी जो कि आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो वो मिलेगी, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पे कम हो रही है। बल्कि तो अगर हम वेजिटेरियन है तो हम प्लांट ही खाएंगे और उससे हमारे अंदर एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, हमारे बीच में और ट्रॉफिक लेवल्स नहीं आएंगे। Next question we have is, explain some harmful effects of agricultural practices on the environment. आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें हम सोइंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, आपको पता है हार्वेस्टिंग करते हैं, हम उसमें पेस्टिसाइड्स मतलब आप बेसिकली कह सकते हो कि पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इन सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हार्मफुल इफेक्ट्स एनवायरनमेंट पे क्या होता है? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेसिकली वो प्रैक्टिसेस है जो कि हम क्रॉप्स उगाने के लिए जो जो प्रोसेस प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट पे कैसा हार्मफुल इफेक्ट देती है? पहला, सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब एक्सटेंसिव क्रॉपिंग कॉज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगाने से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑल्सो ओवर द टाइम इट कैन लीड टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? बेसिकली ऊपर वाली लेयर जो होती है वो वीक हो जाती है, सो इट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, इट इज रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल।
तो ज्यादा एक्सटेंसिव क्रॉपिंग करने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं और जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो भी रिमूव हो जाती है एंड फाइनली लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन कि डेजर्ट्स बन जाते हैं, मतलब वो उतनी फर्टाइल सॉइल नहीं रहती। सेकेंड, इट कैन कॉज पॉल्यूशन। यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको पता है बेसिकली वो सब्सटेंसेस है विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से, पेस्टिसाइड्स यूज करने से, जो कि कीड़े मारने वाली दवाइयां वगैरह यूज करने से सॉइल, वाटर और एयर तीनों का पॉल्यूशन होता है, मतलब कंटामिनेशन होता है। उनके जो टॉक्सिक चीजें हैं वो इन एयर, वाटर, सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। तीसरा, वाटर शॉर्टेज। एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि आपको पता है इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर ही यूज होगा, वो वाटर लेवल का जो कंटेंट है वो कम कर देता है, तो इससे वाटर शॉर्टेज हो जाती है बहुत सी प्लेसेस पे। चौथा, बायो मैग्निफिकेशन। अब क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा ये केमिकल्स का यूज हुआ हो तो उससे क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये, दे विल एक्यूमुलेट इन द फूड चेन और इनका जो अमाउंट है वो बढ़ता ही जाएगा एट ईच ट्रॉपिक लेवल। लास्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग करेंगे ट्रीज की एग्रीकल्चर वगैरह के लिए तो इससे हैबिटेट भी खत्म हो जाएगा और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। सो बेसिकली एक्सटेंसिव क्रॉपिंग के ये सारे नुकसान है, सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन, वाटर शॉर्टेज, बायो मैग्निफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। So moving on to the next question, we have few parts of this question. What is environmental pollution? Environmental pollution का मतलब क्या है? Basically बच्चे, pollution का मतलब होता है कि undesirable substances present होना जो कि contaminate करते, उसको खराब कर दे, उसका adverse effect हो, that is environmental pollution. So it is an undesirable change जो कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल एनवायरनमेंट का खराब कर दे, किसकी वजह से, मैन की एक्टिविटीज की वजह से। और ये जो पॉल्यूशन है ये सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, इन तीनों का रिजल्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बेसिकली, चाहे एयर कंटामिनेट हो जाए, वाटर हो जाए, सॉइल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को, हमें सबको अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि हमें अच्छे से सर्वाइव करने के लिए आपको पता है आपको एयर की भी जरूरत है, आपको वाटर की भी जरूरत है, और सॉइल के अंदर प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे लिए फूड की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब बायोडिग्रेडेबल अभी हमने किया था जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ब्रेक हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो पाते। और कोई भी चीज बच्चे डिकम्पोज अगर एनवायरमेंट में नहीं हो पाती है ना, वो पॉल्यूशन ही कॉज करती है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस है? These pollutants can be broken down into non-toxic substances in nature by the action of microorganisms. But जो non-biodegradable है इनको हम तोड़ नहीं सकते, non-toxic substances, microorganisms act करके, क्योंकि ये decompose नहीं होते। जो biodegradable pollutants है ये recycle हो सकते हैं, तो इनके लिए कोई dumping sites की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इसलिए उनको हमें डंप करना पड़ता है, ना ताकि ना वो वाटर बॉडीज को अफेक्ट करे, ना सॉइल को अफेक्ट करे, मतलब वो किसी भी चीज को अफेक्ट ना करे, तो वी हैव टू डंप देम। दे कॉज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जो बायोडिग्रेडेबल है वो बहुत बहुत कम पॉल्यूशन का कारण है, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है मैक्सिमम पॉल्यूशन उन्हीं के कारण होता है। एग्जाम्पल्स आपके पास जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आपके पास डीडीटी, रेडियो एक्टिव वेस्ट, प्लास्टिक, ये सब है। और जो बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि आपको पता आपके ये प्लांट का रिफ्यूज, एनिमल रिफ्यूज, ये डंग एंड ऑल, दीज आर ऑल बायोडिग्रेडेबल। ओके, अगला पार्ट है चूज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको पता है ना कि हमने किया है, जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनके लिए हमें डंपिंग साइट्स चाहिए होती है। तो मेजर जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो पेपर आपका जो होता है, पेपर, डीडीटी, रेडियो एक्टिव वेस्ट, प्लास्टिक एंड इंसेक्टिसाइड,
तो इनके अंदर से हमें पिक करना है। तो हमारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसके अंदर से वो है आपका डीडीटी, रेडियो एक्टिव वेस्ट, प्लास्टिक और इंसेक्टिसाइड्स। These are the non-biodegradable waste. Okay, suggest any 5 activities in the daily life which are eco-friendly. कुछ भी 5 एक्टिविटीज बताओ हमारी डेली लाइफ की जो कि इको फ्रेंडली हो, मतलब एनवायरमेंट के लिए थ्रेट कॉज ना करती हो, कोई पॉल्यूशन ना करती हो। सो द इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो कि है और हम लोगों सबको ऑप्ट करनी चाहिए, सेव अ ट्री एंड यूज लेस पेपर। जैसे आप यू कैन बाय ट्री फ्री 100% पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड पेपर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रीटिंग कार्ड्स टू द टॉयलेट पेपर। पेपर जिसमें हाई पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है, कंटेंट है, वो लेस पल्प को यूज करता है एंड कीप्स मोर वेस्ट पेपर आउट ऑफ लैंडफिल्स। सो सेव अ ट्री एंड यूज लेस पेपर। ऑप्ट बैम्बू फॉर हार्डवुड फ्लोर्स। बैम्बू जो होता है इज कंसिडर्ड एज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्लोरिंग मटेरियल क्योंकि उसकी हाई यील्ड है और रिलेटिवली फास्ट रेट है जिसपे वो रेप्लेनिश भी हो सकता है। इट टेक्स जस्ट 4 to 6 years फॉर बैम्बू टू मैच्योर कंपेयर टू 50-100 years ऑफ टिपिकल हार्डवुड्स जिनको मैच्योर होने का टाइम लगता है। ऑल्सो लुक फॉर द सोर्सेज दैट यूज फॉर्मैल्डिहाइड फ्री ग्लूज। तीसरा, रिड्यूस प्लास्टिक्स, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम से बने होते हैं। द प्रोसेसिंग एंड बर्निंग ऑफ विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। सो अकॉर्डिंग टू EPA, these are the main cause of global warming. In addition, sending plastic to landfill भी greenhouse gases को increase करते हैं. So reduce, reuse and recycle our plastics are the one of the best ways to combat global warming. चौथा हमारा है यूज हेल्दियर पेंट्स। कन्वेंशनल पेंट्स जो होते हैं उनमें सॉल्वेंट्स, टॉक्सिक मेटल्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्मोक कॉज करते हैं। स्मोक इज बेसिकली स्मोक प्लस फॉग। सो ओजोन पोल्यूशन, इंडोर एयर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ये सब इन्हीं से होती है। सो दीज अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर व्हाइल वी आर पेंटिंग। सो ड्राइंग ऑफ पेंट एंड इवन आफ्टर द पेंट्स भी ये रिलीज होते हैं। So basically we should avoid them. So these are the 4 eco-friendly activities which you can follow, and also please try to educate others also about this. तभी जो हमारा environment है वो pollution free हो सकता है। Okay, what are the reasons for the shift from plastic to coolers and then finally to paper cups? ये CBSE में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या रीजंस है कि प्लास्टिक से हम कूलर्स पे शिफ्ट हुए और फिर पेपर कप्स पे शिफ्ट हो गए? सो मटेरियल्स दैट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एनवायरमेंट, जो कि डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल एजेंट से, वो एनवायरमेंट को हार्म कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जो प्लास्टिक कप्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उनका कंसर्न ज्यादा है कि हाइजीन के टूवर्ड्स, इसीलिए उनको कूलर से रिप्लेस कर दिया गया। जो कूलर्स होते हैं वो क्ले से बने होते हैं और लार्ज स्केल रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। तो कूलर्स का भी ये नुकसान है कि वो हमारी फर्टाइल सॉइल खत्म हो जाती है उससे, तो इसीलिए इट इज रिप्लेस्ड बाय डिस्पोजेबल पेपर कप्स, क्योंकि पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है और वो बायोडिग्रेडेबल भी है और इको फ्रेंडली भी है, इसलिए वो कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन प्लास्टिक को हमने छोड़ा, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कूलर्स पे आए बट कूलर्स में हमारी सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, इसीलिए हम पेपर कप्स पे आए, क्योंकि पेपर कप्स बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है और रिसाइकल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is a case study based question. We need to read the following and answer the question from 1 to 5 given below. Food web is the interconnection of different food chains which correlate at various trophic levels operating in an ecosystem. जो फूड वेब होती है, इट इज इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स कह सकते हो। इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से आपस में लिंक्ड है, दैट इज अ फूड वेब। जैसे याद दिया है, देखो सीड्स को माइस खा रहा है, माइस को फॉक्स खा रहा है। आपको दिया है सीड्स को माइस खा रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ भी दिया है कि ग्रास को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट को स्नेक खा रहा है, या ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को फ्रॉग खा रहा है। या फिर आप कह सकते हो जो यंग ट्रीज है उन पे फीड कर रहे हैं रैबिट्स
और रैबिट्स को स्नेक खा रहे हैं या फॉक्स खा रहे हैं या माइस को फॉक्स खा रहे हैं, तो अब आप देखो इसमें कितनी सारी फूड चेन्स हैं जो ऑपरेट हो रही है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इस पे। हाउ मेनी फूड चेन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फूड वेब? तो बेसिकली 6 फूड चेन्स है यहाँ पे, सीड, माइस एंड फॉक्स। एक फूड चेन ये आपके पास सीड को माइस खा रहा है, माइस को फॉक्स खा रहा है। दूसरी आपके पास है यंग ट्रीज, माइस एंड फॉक्स। यू हैव यंग ट्रीज, then we have mice, and then we have fox. This is the second one. Young trees, rabbit and fox. So you have young trees, then we have rabbit and then fox. Next one is grass, rabbit and fox. You have grass, then you have rabbit and then fox. This one. उसके बाद आपके पास है grass, rabbit and snake. Grass, rabbit and rabbit को कौन खा रहा है? Snake. And the last, young trees, rabbits and snakes. So you have young trees, rabbits and snakes. So these are the 6 food chains which are operating in this food web. And food web is formed of interconnected food chains. So these are 6 food chains operating under the food web. Okay. Name the primary consumer in the given food chain. प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड करता है. सो प्राइमरी कंज्यूमर आर द ऑर्गेनिजम्स हु डायरेक्टली फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स. सो इन द गिवन फूड वेब जो डायरेक्टली खा रहे हैं, उस पे फीड हो रहे हैं, दैट इज रैबिट एंड माइस. कौन से है वो? दे आर रैबिट एंड माइस. वेयर एज फॉक्स और जो स्नेक है वो रैबिट और माइस पे फीड कर रहे हैं, इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर है. Okay. How much percentage of energy is less at each trophic level? अब आपको पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से, अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो आपको पता है हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है. तो मतलब एक लेवल दूसरे से कितने से कम है? 90% ऑफ एनर्जी से कम है. कितने से कम है? 90% ऑफ द एनर्जी लॉस एट ईच ट्रॉफिक लेवल. Okay, if all the foxes are killed due to disease, what will be the observation about food web? अगर सारे foxes को मार दिया जाए, अब आप देखो इस food web के अंदर सारे foxes को खत्म कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, तो what will be the effect or the observation about food web? अब जो foxes है वो feed कर रहे हैं rabbit और mice पे, क्योंकि foxes secondary consumer है और ये primary consumer है. ठीक है. अब सारे foxes अगर मार दिए जाए तो डायरेक्ट प्रेडेटर नहीं रहेगा जो रैबिट और माइस को खाएगा, इसलिए रैबिट और माइस का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स विल इंक्रीज. और अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ जाता है, दे कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. मतलब फूड चेन और डिस्टर्ब होती ही होती है वहां पे. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ओके. नेम द ऑर्गेनिज्म in which accumulation of toxic non-biodegradable substances is the lowest. अब ये जो आपने देखा है इसमें non-biodegradable substance सबसे कम कहाँ होगा? आपको पता है this we can make out by biomagnification. आपको पता है जो higher trophic level होते हैं वहां पे harmful toxic non-biodegradable substance जो होता है उसका concentration सबसे कम होता है. So because accumulation of this increases at each trophic level, so it would be least in the organism जो कि first trophic level पे होगा और सबसे ज्यादा किस में होगा? लास्ट वाले में. So basically highest किस में होगा? थर्ड trophic level पे. और थर्ड trophic level कौन बना रहा है? Foxes and snake. So it would be last one. The organisms forming the last trophic level would be greatly affected as per the biomagnification. So accumulation भी वहीं पे ज्यादा होगा, बट यहाँ लोएस्ट पूछा गया है तो लोएस्ट किस पे होगा? फर्स्ट लेवल पे. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर. और मुझे लगता है आपको एनवायरमेंट चैप्टर ये अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अभी एक बार अपनी बुक खोल लो. इस बुक के अंदर बच्चे आपका जो एनवायरमेंट चैप्टर है टर्म 2 का वो दिया गया है आपको पेज अपनी बुक्स खोल लीजिए. इट इज ऑन पेज नंबर 108. देखो 108 पे पहले इसका पूरा थ्योरी दिया गया है. इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल, देन यू हैव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एबायोटिक, फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो.
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जिसमें मैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर, ये सब आ जाएगा, वेस्ट और उसका डिस्पोजल भी। उसके बाद देखो पेज नंबर 111 पे बच्चे, 111 पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के साथ केस स्टडीज भी हैं। और उसके बाद पार्ट 2 में पेज नंबर 114 पे सब्जेक्टिव, ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका पूरा सीबीएसई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा, केस स्टडी, रीजन असर्शन, सारी टाइप के क्वेश्चंस डाले, हमने पिक्चर बेस्ड भी डाले हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, 117 पेज से आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये नहीं है कि राइट आंसर क्या है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों उसका आंसर क्या होना चाहिए और जो भी कुछ उस क्वेश्चन में पूछा गया है। और फिर उसके बाद एट द एंड आप देखो इसका एक आपको चैप्टर टेस्ट भी दिया गया है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर सब तरह के क्वेश्चंस डाले गए हैं। और ये आपका पेज नंबर 124 पे है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले ये पूरा आपने देख लिया, काफी डिस्कशंस हमने की कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फूड चेन और इन सब के क्वेश्चंस तो आप कर लेते हो, बट जो क्वेश्चंस थोड़े मैनिपुलेटेड लैंग्वेज में आते हैं ना, वो मैंने ज्यादा यहाँ रखे ताकि आपको पता लगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और बाकी ये हेल्पिंग हैंड काम करेगी आपका। सो खत्म करते हैं सेशन को। So with this, we have come to an end. If you like the session, बच्चे, hit the like button and share the video with your friends, ताकि उनका भी benefit हो. And do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me, Divya, signing off from Arihant Paraku. So we'll be coming very soon again. So till then, my 3 suggestions for you, my advices. 1, prepare well, study hard and make your habit to write and learn. और चौथा तो मैंने बता दिया है कि इस बुक को प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा. So thank you. Bye-bye. Take care.